आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। अभी तक डिफाइन की गई चार तरह की फोर्सेस हमारे पास हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की। इट इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। दुनिया में जितनी भी मासिव बॉडी हैं, जब वो एक दूसरे के सामने आती हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। दे हैव इनफाइनाइट रेंज। ये माना गया है कि अगर उन ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे भी रख दें, आमने सामने, उनके बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट कर दें, तब भी वो एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगी। मैथमेटिकल रिलेशन आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का रहता है F = G(m1m2) बाय आर स्क्वायर, वेयर G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट भी हम कहते हैं क्योंकि थ्रू आउट यूनिवर्स इसकी वैल्यू आपकी सेम रहती है। m1 इज द मास ऑफ द वन बॉडी, m2 इज द मास ऑफ द सेकंड बॉडी एंड r स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्स रिलेशन होने से हमें पता चल रहा है कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही कम होगी। और m1 m2 से हमें पता चल रहा है कि जितनी बॉडी के मास ज्यादा होंगे, मासेस ज्यादा होंगे, उतनी ही आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए बात करें, अर्थ के एटमॉस्फेयर, जो आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जिसमें बहुत सारी गैसेज हैं, ऑक्सीजन भी हमारी है, वो अर्थ के सरफेस पे लाई कर रही हैं। लेकिन अगर आप मून पे जाते हो तो मून पे वो गैसेज एस्केप कर जाती हैं। क्यों? क्योंकि मून का साइज छोटा है, उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम होगी, और अर्थ का साइज बड़ा होने की वजह से इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा है, इसलिए आपकी जो गैसेज हैं वो एस्केप नहीं कर पाती, बल्कि अर्थ की ग्रेविटेशन में ही रह जाती हैं। उसके अलावा हमारे पास और भी एग्जांपल हैं। जैसे आप देखते हो, हमारे जो अर्थ और अदर प्लैनेट जितने भी हैं, वो दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ठीक है, वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सन जो है वो बहुत बड़ा है और उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ज्यादा। तो सारे के सारे प्लैनेट उसके अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। वैसे ही मून आपके अर्थ के अराउंड रोटेट करता है, क्योंकि अर्थ आपका बड़े साइज में है और आपकी जो मून है उसका साइज छोटा है, इसलिए आपकी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है? मून को अपने चारों तरफ घुमाती रहती है। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल आपके ग्रेविटेशनल फोर्स के। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। हम +2 क्लास में जब जाएंगे एक टॉपिक पढ़ेंगे बीटा डीके। बीटा डीके में क्या होता है कि आपके न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन एस्केप करता है, बाहर निकलता है, और इलेक्ट्रॉन के साथ एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल भी बाहर निकलता है। जब ये दोनों बाहर निकल रहे होते हैं तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगी उसको नाम दिया जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन बोलने के लिए वीक है, बट ये आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है। इसकी लाइफ बड़ी स्मॉल है और ये बड़ी शॉर्ट रेंज की फोर्स है, मतलब ज्यादा डिस्टेंस पे जाके ये फोर्स खत्म हो जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है चार्जेस के बीच में। चार्जेस के बीच में जब फोर्स लगे, जैसे अगर हम मान लेते हैं दो चार्जेस रेस्ट में हैं, तो रेस्ट में जो फोर्स लगती है उसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और याद रखना कि जब चार्जेस रेस्ट में हो तो उनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स कभी नहीं होती है। ठीक है, तो अभी जब रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगी, और ये फोर्स आपकी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव भी हो सकती है। अट्रैक्टिव होगी जब आपके चार्जेस अपोजिट नेचर के होंगे, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, और रिपल्सिव होगी जब दोनों सेम नेचर के होंगे, या तो दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो। फोर्स F का मैथमेटिकल रिलेशन आता है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। जनरली फोर्स डिपेंड करती है दो चार्जेस के बीच में और उनके बीच में सेपरेशन कितना दिया गया है। तो जितने ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा चार्जेस का, उतनी फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगी, और जितनी ज्यादा सेपरेशन होगी उतनी वो कम स्ट्रांग होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन में है। उसके बाद हम बात करते हैं जब चार्जेस मोशन में आ जाते हैं। जब चार्जेस मोशन में हो तो उस टाइम पे हमारी जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड से फर्दर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं, जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हो डैम के अंदर, तो वाटर से आप क्या करते हो? टरबाइन को रोटेट करते हो, लेकिन किसके बीच में रखे होते हो टरबाइन? मैग्नेटिक फील्ड के बीच में।
जब टरबाइन रोटेट होंगे तो हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो दैट मीन्स आपने मैग्नेटिक फील्ड से क्या जनरेट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी। तो इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर इनसेपरेबल। हम ये नहीं कह सकते कि मैग्नेटिक फील्ड अलग है और इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, और अगर आप वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हो तो उससे मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाती है। इसीलिए इसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। 10⁻36 टाइम आपकी स्ट्रॉन्गर होती है। जैसे आपकी जो फोर्सेस इन कांटेक्ट आती हैं, या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, या आपकी टेंशन वाली फोर्स है, ये सारी की सारी फोर्स आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में ही आती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो मैं कोई बुक अपने, या मैं पेन जो मेरे हाथ में है, ये पेन आपके हाथ में ही रहेगा, ये नीचे नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है। अगर आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग होती तो ये पेन मेरे हाथ से छूट के नीचे चला, मेरा हाथ को तोड़ता और नीचे चला जाता, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग थी और पेन, अर्थ ने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस पेन को नीचे खींच लेना था। लेकिन क्योंकि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज्यादा स्ट्रांगर होती है, इसलिए पेन मेरे हाथ में है, इसने मेरे हाथ को तोड़ते हुए ये नीचे नहीं गिरा मेरा हाथ को तोड़कर। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर हमारे पास आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज है जो आपने बचपन में एटम के बारे में पढ़ा होगा। एटम में एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, और ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उसको नाम दिया जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन इसकी रेंज बड़ी शॉर्ट होती है। न्यूक्लियस से बाहर जैसे ये आपके न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकलेंगे, वो आपकी एनर्जी फोर्स खत्म हो जाएगी। ठीक है, इट इज 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम शुरू से देखें तो आपकी जो सबसे कमजोर फोर्स रहेगी वो रहेगी ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे स्ट्रांग रहेगी वीक न्यूक्लियर फोर्स, उससे भी स्ट्रांग होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है आपकी स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। ये हमने पहले, जो सबसे पहला लॉ है हमने बचपन से पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो आप एनर्जी को बना सकते हो, ना ही उसको खत्म कर सकते हो। हम क्या कर सकते हैं, ओनली वन फॉर्म कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू अनदर फॉर्म। हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने देखा डैम में कैसी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, जब पानी रेस्ट में होता है, और जैसे डैम से पानी नीचे गिराते हो तो आप उसकी काइनेटिक एनर्जी, जो अपने पोटेंशियल एनर्जी थी उसको कन्वर्ट करके काइनेटिक एनर्जी बना दिया। पानी जब नीचे गिरेगा वो टरबाइन को रोटेट करेगा, टरबाइन को रोटेट करेगा तो उससे हमारी क्या एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने क्या किया, पहले पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी बनाई, रेस्ट वाले वाटर को मोशन में लाया, उसको नीचे गिराया, तो काइनेटिक एनर्जी बन गई। फिर काइनेटिक एनर्जी से आपने क्या प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप एनर्जी को कन्वर्ट किया, उसको खत्म नहीं किया। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब ये हुआ कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी स्पीड से चल रहा है और उसके ऊपर आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते हो, तो वो हमेशा उसी स्पीड से चलता रहेगा। अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो, फ्रिक्शन भी एक फोर्स है ना, तो अगर वो फ्रिक्शन भी नहीं हो तो जिस स्पीड से आप एक ऑब्जेक्ट को धक्का दे दोगे वो स्पीड से हमेशा ही चलता रहेगा, अगर बाहर से आप कोई फोर्स दोबारा नहीं लगाते हो। इसको बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसके बाद हमारे पास आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जिस तरह हम किसी चीज को सीधी एक लाइन पे अगर हम धक्का देते हैं वो सीधी चलती रहती है, उसको हम लीनियर मोमेंटम कह देते हैं। उसी तरह अगर मैं किसी चीज को घुमाना शुरू कर दूं, ठीक है, जैसे फैन आपके घूमते हैं, और बाहर से अगर मैं कोई फोर्स ना लगाऊं, उस जो फोर्स घुमाने के लिए लगाई जाती है उसको नाम दिया जाता है टॉर्क। ये एक आपके लिए नया शब्द होगा, ये ध्यान रखना। घुमाने के लिए जो फोर्स दी जाती है उसको नाम दिया जाता है टॉर्क। तो अगर मैं टॉर्क ना लगाऊं तो जिस स्पीड से वो घूम रही है वो हमेशा उसी स्पीड से घूमती रहेगी, अगर उसको बाहर से कोई फोर्स ना लगे। ठीक है, तो इस चीज को नाम दिया जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फिर हमारा लास्ट आता है इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का मतलब हुआ कि वो भी एनर्जी की तरह ही होता है कि चार्ज को ना आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सिर्फ एक फॉर्म से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे मान लो
अगर मैं क्या करता हूं, कोई अनचार्ज बॉडी लेता हूं और उसको, जैसे ग्लास है, ग्लास रॉड अगर लो आप, उसके ऊपर आप अगर सिल्क क्लॉथ को रब करोगे तो क्या होगा, थोड़ी देर में ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो आपने देखा होगा कि वो नीचे से पेपर को उठा लेगा, खींच लेगा अपनी तरफ को, ठीक है। तो ग्लास रॉड पे जो पॉजिटिव चार्ज आया उतना ही नेगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ पे भी आ जाएगा। तो दैट मीन्स अल्टीमेटली दोनों का मिला के चार्ज कितना हो गया, 0। तो पहले भी 0 था, रब करने के बाद भी 0 है, दैट मीन्स आपका चार्ज क्या है, कंजर्व है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है लास्ट टॉपिक आज का, वो है 5 मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। सबसे पहले आती है मैकेनिक्स, जिसको हम क्लासिकल फिजिक्स में लेते हैं। हीट और हीट से रिलेटेड जितनी भी टर्म आपकी आएंगी वो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में आएगी। फिर आप जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी, चार्जेस से रिलेटेड जो भी स्टडी होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आएगा। थियरी ऑफ रिलेटिविटी आप पढ़ोगे अभी नेक्स्ट यूनिट में ही। थियरी ऑफ रिलेटिविटी का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी के लिए रेस्ट में हो, किसी के लिए मोशन में हो सकता है। जैसे अगर आप ट्रेन में बैठे हो तो ट्रेन में आमने सामने बैठे हुए जो पैसेंजर होंगे वो एक दूसरे के लिए क्या होंगे, रेस्ट में। लेकिन बाहर से अगर कोई देखेगा तो उसको ट्रेन में कैसे दिखेंगे, मोशन में दिखाई देंगे। इसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। उसके बाद आता है आपका क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑब्जेक्ट्स, जो आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, ये इनकी स्टडी को हम नाम देते हैं क्वांटम मैकेनिक्स।